आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि जब भी ऐसी बात होती है कि डॉक्टर से सवाल करना है तो एक पेशेंट बन जाता है इंसान कि बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सब जान लिए जाए, उनको सबको समझ लिया जाए। लेकिन चूंकि जब हम हेल्थ कॉन्क्लेव का जिक्र कर रखेंगे तो फिर आपके सारे सवाल जो हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राज सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। आज के समय में हम बहुत जल्दी उठ नहीं पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, फास्ट फूड जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या ये हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है? विस्तार भी इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मंच प्रोवाइड किया गया है। आज की जो लाइफ स्टाइल है उससे ज़रूर ही जो आपका क्वेश्चन है उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है कि हम अभी ऐसे हो गए कि सवेरे शाम का रात लेट नाइट ऐसे सोते हैं कि 12 बज जा रहे हैं, 1 बज जा रहे हैं, हम लोग उठने में हमको तकलीफ़ हो रहा है कि प्रॉपर जो टाइम से उठना चाहिए 6 बजे या 7 बजे, तो वो हमारी दिनचर्या मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर जो हमको प्रॉपर एक जो 8 घंटे का जो नींद लेना चाहिए वो भी हम नहीं ले पा रहे। उसके कारण एक जो हमारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जो चिड़चिड़ापन, जो साइको बिहेवियर, जो डिप्रेशन, जो थकानपन, उसके कारण हमारे काम जो 100% हम नहीं ले पा रहे हैं, वो एक बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण। नहीं, मैं बस यही समझना चाह रहा था, क्योंकि चलिए मैं वापस आपके पास आऊँगा। अनिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल सर, आज के समय में मैं अभी ईपी लगा कर बैठा हुआ हूँ। ये जीवन का एक अंग बन चुका है। हर इंसान सोचता है कि एयरपोर्ट लगाइए, अपना ड्राइव करते रहिए, वॉक करते रहिए, घूमते रहिए, बातचीत करते रहिए। आप मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो कान में ईयरबड्स लगे रहते हैं, वो चाहे म्यूजिक सुनने के लिए हो, मीटिंग अटेंड करने के लिए हो, या फिर अब किसी से बात करने के लिए हो। क्या वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे जीवन में? अब हमारी अब श्रवण शक्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? सबसे पहले मैं विस्तार चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये मंच दिया कि हम अपनी बात रख सकें यहाँ पर। आपने जो सवाल पूछा है कि ईयरफोन और हेडफोन जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, जब इस टाइप के जो नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इनका फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन यदि इनका ज़्यादा यूज़ होता है तो डेफिनेटली ये अपने शरीर के अंगों को अफेक्ट करता है। जहाँ तक सवाल है ईयरफोन का और हेडफोन का, जब इसका एक्सेसिव यूज़ होता है, ना केवल ये हियरिंग को अफेक्ट करता है, कभी कभी तो जब ज़्यादा यूज़ के कारण जो सुनाई देने की क्षमता है वो परमानेंटली ही ख़राब हो जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कान में सीटी जैसी आवाज़ बजने लगती है। और इसके अलावा, कान के अलावा दूसरी चीज़ें हैं। कान के अंदर लगातार जब हम ईयरबड को लगा के रखते हैं तो मॉइस्चर डेवलप होता है उसके अंदर, तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी एक समस्या है। जब हम ईयरबड यूज़ करते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और हम ड्राइव कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो एक दूसरे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो डेफिनेटली इसका जो यूज़ है होना चाहिए, बट एक लिमिट होना चाहिए। इसका एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही इसका यूज़ होना चाहिए। एक इसका फॉर्मूला है 60/60 का, कि आपको मैक्सिमम जो टाइम है एट ए टाइम 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एट ए टाइम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करना चाहिए और 60 डेसिबल से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए जी। एक अभी ड्रग्स की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं उस पर आऊँगा। म्यूज़िक भी हमारे जीवन में ड्रग्स की तरह उसका इन्वॉल्वमेंट को रहा है। मैं उससे आपको समझूंगा उससे। लेकिन राजेश सर, एक बड़ा सवाल ये कि आज के समय में टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, अति अवसाद में चला जाना, ये भी क्या ब्रेन की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? हाँ, डेफिनेटली ये तो क्रिएट करेगा ही। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे सारी चीज़ें तो अवसाद होने का संभावना रहती है। और आजकल की लाइफस्टाइल में अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस आउट लाइफस्टाइल हो गई है, बाहर खाना पीना जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे भी डिप्रेशन की संभावना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। लेकिन राज सर, मैं उस चीज़ को भी समझूंगा कि क्या हेल्थ कॉन्क्लेव तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के कोई प्रशिक्षण आम लोगों के लिए भी होना चाहिए, चाहे कैंप होना चाहिए, योगा सेंटर्स होने चाहिए। उसके ज़रिए क्या इंसान अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकता है? बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास हमें न आना पड़े, हालांकि ये थोड़ा सा अब वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या इंसान इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के कैंप, योगा सेंटर्स, इनके ज़रिए अपनी सेहत को सुधार सकता है?
हमारे मेडिकल साइंस में एक टैग लाइन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो हम चाहते हैं कि हमको शुरू से मेडिकल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के बजाय हमको कोशिश ये करना है कि प्रिवेंशन सिखाना है कि कैसे वो जो भी लाइफ स्टाइल डिसीज़ है या इन्फेक्टिव या नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम बचाव करें पेशेंट से। जैसे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मतलब हाई बीपी के पेशेंट है, तो हाई बीपी की क्यों हो रहा है, क्यों ना हम उसके घर में क्यों हो रहा है हाई बीपी, क्यों ना उनके लाइफ स्टाइल हम देखें, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें कि ताकि वो जो लैंड करते हैं लास्ट में कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो पैरालाइज होके आते हैं, सर डेली ऑपरेट करते हैं ऐसे केसेस के कि तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसी डिसीज़ को, अगर उसी डायबिटीज़ को, उसी हाइपरटेंशन को हम एक टाइम रहते हुए प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखें और उसका ट्रीटमेंट करें, तो हमको वो टाइम देखने की जरूरत नहीं होता कि वो पैरालिसिस में आ रहा है, कि उनका ब्रेन इन्फाक्ट हो रहा है, उनको ब्रेन हिमरेज हो रहा है, सर्जरी की जरूरत पड़ रहा है। हम कोशिश करना चाहिए कि उस स्टेज तक ना पहुँचे। जैसे आपने बोले कि अवेयरनेस सेंटर्स का, बेसिकली आजकल जो स्ट्रेस लाइफ है, जो हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सारे हमको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे कैंप्स लगाए, ऐसे सेंटर्स खोले, लाइफ वेलनेस सेंटर्स खोले कि ताकि जाके हमको एक प्रॉपर उसका रिलैक्स महसूस कर सके। बिल्कुल जरूरी भी है ताकि एक लाइफ मेंटल मॉडिफाई रिलैक्स कर कर सके। जी लाइफ मॉडिफिकेशन टीचिंग कोर्सेज होने चाहिए कि जी, जी। कैसे हम अपने लाइफ को चेंज करें, क्योंकि ये अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं हम लोग, जो मॉडर्न बिल्कुल टाइम चल उससे रहा है उससे निकलना बहुत जरूरी उससे है। लेकिन निकलना- इसके इससे इतर में एक और चीज, आज के समय में कई बार हम देखते हैं, हाल ही में एक छत्तीसगढ़ में अनिल सर में आपसे सवाल रहेगा, छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक वाकया हुआ है कि डीजे के बहुत तेज साउंड की वजह से जो हादसा हुआ उसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को हिला दिया। तो क्या ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है या फिर सिर्फ एक मिथक है कि नहीं नहीं इतना तेज साउंड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि लगातार यदि तेज़ आवाज़ कानों में जाएगा तो आपकी सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, लगातार यदि एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर की साउंड अपने कानों में जाती है, जैसे कि आजकल फेस्टिवल्स में, दूसरे शादियों के फंक्शन में जो डीजे बजता है, इसका तो जो डेसिबल है वो 110 और 120 तक जाता है, जबकि परमिटेड जो है वो 60 तक ही है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा हाई डेसिबल की साउंड जब कान में जाएगा तो सुनाई देने की क्षमता परमानेंटली भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो लगातार इस प्रकार के डीजे में एक्सपोज होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे कि आपने अभी एक वाकया बताया कि अंबिकापुर में यहाँ पे हुआ है ये, कि एक डीजे में लोग जा रहे थे, नाच रहे थे और एक यंग लड़का जो है कोलैप्स हो गया, गिर गया वो। तो ये हो सकता है कि उसका बीपी उस समय लगातार बढ़ गया, उससे प्रॉब्लम भी होंगे उनको, लेकिन डीजे लगातार बजने की वजह से उसको दूसरा प्रॉब्लम भी हुआ, बीपी लगातार बढ़ गया हो और ये अनहोनी घटना घट गई। कई बार हम देखते हैं हमारे बगल से या हमारे घर के आसपास से निकल जाए तो बड़ा धक धक अपनी बॉडी में भी कंपन होने लगता है। जी हाँ, ये तो मतलब फिजिकली सभी लोग फील करते हैं कि बॉडी में कंपन होने लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, हार्ट पर भी, ब्लड प्रेशर पर भी, कान पर भी, ये काफ़ी प्रभाव डालता है ये। तो जी, जैसे आपने बताया कि ये घटना हुई है, तो अभी कोर्ट ने शायद संज्ञान भी लिया है इस चीज़ में कि, और राज्य सरकार से एक रिक्वेस्ट भेजा है कि जो एक लॉ है, ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है इसमें, छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम करके है ये, लेकिन ये इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। ये इसमें अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ने कहा है जी। तो शायद अब सरकार इस बारे में और ध्यान देगी और डेफिनेटली इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि वो उसके शरीर को कितना प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजेश सर, मैं चूँकि आपसे समझना चाहूँगा, कई बार हम हाथ पैर में कुछ हो जाता है, सर्जरी कराने के लिए इंसान जनरली मान जाता है, लेकिन क्या न्यूरो सर्जरी एक मिथ लोगों के जहन में ये है कि बहुत रिस्की होती है, बहुत डर होता है, तो वो एक मिथक को थोड़ा सा आप दूर कर सकते हैं, आप जो आम लोगों के दिल में अभी भी बैठा हुआ है? देखिए, आम लोग के दिल में ये मिथ है बिल्कुल कि अगर स्पाइन की सर्जरी करेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा, बेड पे आ जाएंगे। आम लोग का मिथ ये है कि अगर हम ब्रेन की सर्जरी करेंगे, कोई भी नस इधर उधर हो गई तो हम पैरालाइज हो जाएंगे या बोलना बंद हो जाएगा, समझना बंद हो जाएगा, कोमा में चले जाएंगे। हाँ, ये सवाल अगर 25 साल 30 साल पहले कोई पूछता है तो बिल्कुल हाँ, ऐसा होता था कि उस समय उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास।
पर आज के समय में हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप है जो जिसको हम 25 से 30 गुना ज़्यादा नेकेड आई से जो देख सकते हैं उससे ज़्यादा देख सकते हैं। आज इतने अच्छे थोड़ा माइक पास कर लीजिए। हाँ, वो हमारे पास है। रायपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेरे पास भी है। हमारे पास ऐसे एंडोस्कोप है, 3D एंडोस्कोप है, जो हम डेप्थ परसेप्शन में काम कर सकते हैं। मतलब हम ऊपर भी देख पा रहे उतने अच्छे से और नीचे भी देख पा रहे उतने अच्छे से, तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम हो गई है। छोटे छोटे चीरे से अपन एंडोस्कोपी से स्पाइन की सर्जरी कर सकते, पूरे नस का दबाव हटा देते हैं। आप दूसरे दिन सुबह पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आजकल ये सोचना कि पेशेंट की स्थिति खराब हो जाएगी ऑपरेशन के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राज सर, क्या ऐसा लगता है कि सरकार की तो कई योजनाएं चल रही हैं, साथ ही साथ हम समाज को उससे कनेक्ट करके और इस दिशा में कुछ आगे प्रयास कर सकते हैं जिससे इलाज बहुत सस्ता हो जाए, बहुत किफ़ायती हो जाए? क्योंकि आम मरीज़ जो है, आम घर के लोग जो हैं, उनको लगता है आज भी कि हेल्थ सेक्टर बहुत महंगा है, अगर गलती से अस्पताल चले गए तो शायद हमारे जीवन भर की पूंजी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे हम इसको और आसान बना सकते हैं? बेसिकली सर, जो आप बताएं कि इलाज सस्ता है, छत्तीसगढ़ में बहुत किफ़ायती इलाज होता है। बेसिकली हमको जो कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जैसे परसों मेरे पास एक ओपीडी में केस देख रहा था, उनको रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला था। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला मतलब उनके वेजाना से कनेक्टेड था उनका रेक्टम। उनको डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उनको ये बीमारी था, और उसके बाद उन्होंने बच्चे को भी डिलीवर किया। मैंने प्रॉपर हिस्ट्री लिया तो बताया कि हम जब शादी के 2 महीने बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस टाइम फोर्सफुली इंटरकोर्स हुआ, उसके कारण उनको प्रॉब्लम हुआ था। वो उसको छुपा के कम से कम वो 4 साल निकाल दी। वो महिला छुपा के उसको 4 साल निकाल दी। तो और मैंने पूछा कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, ये तो आयुष्मान कार्ड में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है करके। तो लेडीज़ ने बताया कि सर बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, लेकिन उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए कि हम उसका सर्जरी कराए। तो बेसिकली जो बता रहे हैं ना कि वो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो वो डॉक्टर को दिखाया, वो मैंने पता किया कौन से डॉक्टर, जी जी, कौन से डॉक्टर को दिखाया आप बताओ करके। तो उन्होंने बताया, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया मुझे। बेसिकली वो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर से उनको दिखाया। मतलब कुल मिलाकर के हमको हमारे छत्तीसगढ़ में इलाज बहुत ऑलमोस्ट 100% बीमारियों का इलाज संभव है और किफ़ायती इलाज चल रहा है, बहुत सस्ता में इलाज हो रहा है। अगर और आप जैसे हमारे दोस्त लोग हैं बाहर, मैं तो ऑल इंडिया पीएमडी से किया हूँ, तो मेरे दोस्त लोग बहुत जगह है, तो वो लोग बताते हैं कि यार यहाँ काफ़ी किफ़ायती में और छत्तीसगढ़ में ये आप देखने को मिला भी है। आप बोलोगे कि हम आयुष्मान कार्ड में 14,000 में हर्निया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 14,000 में कौन हर्निया का ट्रीटमेंट करता है बाहर? आप जाओ दिल्ली में, उसी ट्रीटमेंट का कम से कम आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगता है। बिल्कुल। तो इलाज काफी किफायती। मेनली चीज जो है कि अवेयरनेस की कमी, लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे। इसीलिए विस्तार न्यूज हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है इस तरह के, ताकि आप लोगों से बात करके लोगों को अवेयर किया जा सके। अनिल सर, चूंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आजकल कुछ इस तरह की म्यूजिक है जो हमारे ब्रेन को भी हमारे कानों के जरिए कैप्चर कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, कि हमको ऐसा लगता है कि इसे सुनते रहें और वो घंटों तक सुनते रहें। तो इससे क्या हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका इलाज मिल सकता है? चूंकि मैं आप दोनों से इस चीज़ को समझना चाहूँगा, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि आजकल कुछ इस तरह के म्यूजिक डेवलप हो रहे हैं जिनको अगर हम सुने तो हमको ऐसा लगता है कि घंटों सुनते रहें, तो वो हमारे कानों के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट डालता है। तो मैं आप दोनों से समझना चाहूँगा, पहले अनिल सर फिर राजेश सर। देखिए, कुछ म्यूज़िक तो ऐसे होते हैं जो अपने को काफ़ी अच्छा लगता है। म्यूज़िकल थेरेपी भी होती है, म्यूज़िकल थेरेपी भी होती है। एक ये कोविड टाइम में मैंने देखा है कि जो कोविड पेशेंट रहते थे, कोविड वार्ड में भर्ती रहते थे, उनको एक म्यूज़िक सुनाया जाता था ताकि वो थोड़े रिलैक्स रहें। उस समय टेंशन काफ़ी रहता था, बीमारी ज़्यादा नहीं थी, टेंशन ज़्यादा था, बीमारी कम थी, टेंशन ज़्यादा था। तो जब ऐसी म्यूज़िकल थेरेपी की तरह काम करता है, जब ये एक तो ये एस्पेक्ट हो गया इसका। दूसरा जो मैंने बताया कि यदि बहुत ज़्यादा साउंड वाली, डेसिबल वाली साउंड यदि लगातार जाएगा कान में, तो वो कान को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन राजेश सर, मैंने ये देखा है कि आजकल कुछ ऐसे म्यूजिक डेवलप हुए हैं कि आपको उसमें 2 तरह के साउंड सुनाई देंगे और फिर आपका माइंड जो है उन दोनों को क्लब करके सुनने की कोशिश करेगा, तब आपको रियल में समझ में आएगा अच्छा ये है। तो वो आप उसको घंटों सुनते रहेंगे, मतलब आपके माइंड को वो म्यूजिक कैप्चर कर रहा है। तो इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इसका अंदाज तो मुझे नहीं है, लेकिन हमारे पेशेंट्स में म्यूज़िक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जो हेड इंजरी के या स्ट्रोक के कोमेटोस पेशेंट रहते हैं, उसमें म्यूज़िक थेरेपी हम लोग देते हैं आईसीयू में।
चाहे उसे कान में दें चाहे आईसीयू में चलाएं। और ओम का चैंटिंग तो फेमस है ही पूरे हिंदुस्तान में। और दूसरा, मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बोल नहीं पाते हैं वर्ड, लेकिन वो गाना गाते हैं, ये भी देखा है मैंने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस बहुत अच्छे सेशन के लिए, ताकि आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत कुछ सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।